मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग गुप्त उत्तर काल वर्धन वंश जो 647 ईस्वी तक चला, आइए उसको देखते हैं। थानेश्वर में वर्धन वंश, पहला क्वेश्चन है, थानेश्वर में वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो ध्यान दीजिएगा, किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन ने। किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन ने। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखें, वर्धन, थानेश्वर, मौखरी, कन्नौज, वाकाटक, पुरिका, मैत्रक, वल्लभी। तो आइए देखते हैं। देखें, एक तरफ राज्य है, एक तरफ राजधानी। तो वर्धन वंश, वर्धन राज्य की जो राजधानी थी वो थानेश्वर थी। बिल्कुल करेक्ट है सामने। तो वर्धन वंश की जो राज्य की राजधानी थी वह कहाँ थी? थानेश्वर। अगला देखते हैं, मौखरी। मौखरी की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। मौखर राज्य की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। ध्यान रखिएगा। वाकाटक राज्य की राजधानी पुरिका थी। बिल्कुल सामने मिलान किया गया है। वाकाटक, पुरिका। और मैत्रक की राजधानी जो थी वो वल्लभी थी। तो मित्रों ध्यान रखिए, ए नंबर हमारा सही हो जाएगा। फिर से इसी को देख लीजिए। थानेश्वर किसकी राजधानी है? किस राज्य की? वर्धन की। मौखर की कन्नौज, वाकाटक की पुरिका, मैत्रक की वल्लभी। तो ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, सुमेलित करना है। इसमें भी राजवंश है और संस्थापक है। तो राजवंश और संस्थापक में सुमेलित करना है। वर्धन, वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान दीजिएगा, पुष्यभूत ने की थी। किसने? पुष्यभूत। मौखरी वंश की स्थापना किसने की थी? मौखरी। तो ध्यान दीजिए भैया, ईशान वर्मा ने की थी। किसने की थी? ईशान वर्मा ने। वाकाटक विंध्य शक्ति ने की थी। विंध्य शक्ति ने। और मैत्रक भट्टार्क ने की थी। तो हमारा हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूत ने की थी। मौखरी वंश की स्थापना ईशान वर्मा ने की थी। वाकाटक राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी। और मैत्रक वंश की स्थापना किसने की थी? भट्टार्क ने की थी। ध्यान रखिएगा, भट्टार्क ने, सॉरी। तो हमारा बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई। कदम्ब राज्य की स्थापना किसने की? मयूर शर्मन ने। कदम्ब राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई। अपनी राजधानी कहाँ बनाई ये देखना है। तो कहाँ बनाई? सी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। बैजयंती या वनवासी को। बैजयंती या वनवासी को। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो कौन था? हर्षवर्धन था। ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन बौद्ध राजा जो अंतिम था, जो महान विद्वान संस्कृत का था और लेखक भी था। अगला, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई? काफी बार आ चुका है। हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। बी नंबर सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो ध्यान दीजिएगा, हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आया था। कौन? ह्वेनसांग। ह से हर्षवर्धन है, ध्यान रखिए, और ह से ह्वेनसांग। अगला क्वेश्चन, चालुक्य राजा पुलकेशियन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशियन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन ने किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने, राजा पुलकेशियन द्वितीय को नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखें, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। द्वितीय अशोक, तो हर्षवर्धन को ही द्वितीय अशोक कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हर्षवर्धन को। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट किस सम्राट के राजदरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट, ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन के राजदरबारी कवि थे। किसके? हर्षवर्धन के। अगला क्वेश्चन, हर्ष एवं पुलकेशियन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्ष और पुलकेशियन द्वितीय के मध्य हुए जो युद्ध है उसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ध्यान दीजिएगा, ऐहोल अभिलेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है भैया? ऐहोल अभिलेख से। ए नंबर सही हो जाएगा, ऐहोल अभिलेख। अगला क्वेश्चन देखें, प्रतापशील हूण हरिणकेसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? प्रतापशील कहा जाता था, हूण हरिणकेसरी कहा जाता था, महाराजाधिराज कहा जाता था। यह किसकी उपलब्धियां थी? तो ध्यान दीजिएगा, यह प्रभाकर वर्धन की उपलब्धियां थी। किसकी थी? प्रभाकर वर्धन की। अगला क्वेश्चन, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से, पहले थानेश्वर थी उसकी राजधानी, उसके बाद कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज में। कहाँ? कन्नौज में। ध्यान रखिएगा, सी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सकलोत्तरा पथनाथ किसे कहा गया है? सकलोत्तरा पथनाथ, तो किसको कहा गया है? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को क्या कहा गया? सकलोत्तरा पथनाथ, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ह्वेनसांग ने किसे शीलदित्य कहा है? ह्वेनसांग ने किसे, शीलादित्य है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक हुआ। शीलादित्य कहा गया है, तो किसे शीलादित्य कहा है? तो हर्षवर्धन को शीलादित्य कहा है। हर्षवर्धन को शीलादित्य कहा है ह्वेनसांग ने, ध्यान रखिएगा, हर्षवर्धन को शीलादित्य कहा है। अगला, गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? जब गुप्त वंश का ह्रास हो गया, पतन हो गया, उसके बाद उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो पुनर्गठन हर्षवर्धन ने किया। किसने किया? हर्षवर्धन ने। सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो बंगाल का, ध्यान दीजिएगा, शशांक जो था वो हर्ष का समकालीन था। शशांक जो था शासक, ए नंबर सही हो जाएगा, हर्ष के समकालीन था, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? चालुक्य शासक जो पुलकेशियन द्वितीय था, किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो किस नदी के किनारे किया था? ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी के किनारे किया था। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन देखें, हर्ष के शासनकाल में
उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? सभी को पता होगा कि हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर जो था वो कन्नौज था। सी नंबर हमारा सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, कन्नौज था। अगला क्वेश्चन देखें। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? बहुत सुंदर। तो हर्ष चरित जो है किसने लिखा? बाणभट्ट ने। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? बाणभट्ट ने, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन जो था अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा जो था वो प्रयाग में किया करता था, प्रयाग में। अगला क्वेश्चन, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो ध्यान दीजिए भैया, हरियाणा में स्थित है। कहाँ? हरियाणा में। बी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में है? हरियाणा में। अगला, हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ? तो हर्षवर्धन की बहन जो थी राजश्री का विवाह, ध्यान रखिएगा, मौखरी नरेश गृहवर्मा से हुआ। मौखरी नरेश गृहवर्मा से। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो गौड़ नरेश शशांक ने की थी। किसने? गौड़ नरेश शशांक ने की थी। बी नंबर सही हो जाएगा। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो ध्यान दीजिए भैया, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। 606 में जो हर्ष संवत की स्थापना की थी अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में की थी। कौन? अगला क्वेश्चन है, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो थानेश्वर से कन्नौज कौन ले गया? ध्यान रखिए, हर्षवर्धन ले गया। ए नंबर सही हो जाएगा, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन, कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय जब ह्वेनसांग भारत आया था तो सूती कपड़ों का उत्पादक के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, सूती कपड़ों के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा। कौन था? मथुरा। बी नंबर सही हो जाएगा। कवि बाणभट्ट निवासी था कहाँ का? तो कवि बाणभट्ट थानेश्वर का निवासी था। कहाँ का था भैया? थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार कौन था? तो नागानंद का रचनाकार हर्षवर्धन था। कौन था? हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन देखें, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। किसका किसका? तो सम्राट हर्षवर्धन ने जिन 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था वह थे कन्नौज और प्रयाग। कन्नौज और प्रयाग में। ए नंबर सही हो जाएगा। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। कौन थे भैया? तो हर्षवर्धन थे। इसके पहले क्वेश्चन में बताया गया है कि नागानंद
रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन है? हर्षवर्धन है। डी नंबर सही हो जाएगा। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो गुर्जरों को ध्यान दीजिएगा, हर्षवर्धन ने पराजित किया था। किसने? हर्षवर्धन ने। सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है? आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। तो मुख्य कारण क्या है? सीयू की रचना। सीयू की रचना। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशियन द्वितीय कहाँ का शासक था? हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र जो पराजय देने वाला पुलकेशियन द्वितीय था, वह कहाँ का शासक था? तो ध्यान रखिए भैया, वह वातापी या बादामी का शासक था। वातापी या बादामी का। उसी को वातापी भी कहा जाता है, उसी को बादामी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। वल्लभी नरेश का नाम क्या था? जिस वल्लभी नरेश से अपनी बिटिया का शादी किया था, उस वल्लभी नरेश का नाम क्या था? तो उसका नाम ध्रुवसेन द्वितीय था। क्या था भैया? ध्रुवसेन द्वितीय था। अगला क्वेश्चन देखें, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा? 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइसुंग के पास एक राजदूत भेजा? तो ध्यान दीजिएगा, हर्षवर्धन ने। डी नंबर सही हो जाएगा, हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन देखें, 38 नंबर, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट, बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। जो चीनी सम्राट ताइसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजा था, जिसमें एक मिशन हर्षवर्धन के मरने के बाद पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है, जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? तो वह कौन है? ध्यान दीजिएगा, वांग वेन इत्से। वांग वेन इत्से। अगला क्वेश्चन देखें, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो किस चीनी को? तो ह्वेनसांग को। ध्यान रखिएगा, ह्वेनसांग को, जो ह्वेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। अगला क्वेश्चन देखें भैया, ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? भारत में कितने साल रहा? तो जितना श्री रामचंद्र जी वनवास में है कुल मिलाकर के 14 साल। कितने वर्ष रहा? 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन, ह्वेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? तो कहां पर करवाया? ध्यान दीजिएगा भैया, ए नंबर कन्नौज। तो ह्वेनसांग के सम्मानार्थ, उसके सम्मान में एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ, महायान धर्म के प्रचार में हर्षवर्धन ने जो महासभा करवाया था 643 ईस्वी में, वह कन्नौज में करवाया था। अगला क्वेश्चन, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? हर्षवर्धन को। महाराजा हर्ष, आपने पढ़ा होगा
कक्षा 11 की संस्कृत में कि हर पंचवर्ष में आता था और अपना सब कुछ लोगों को दे करके, दान दे करके, और 5 वर्ष के लिए पुनः धन संचय करने के लिए चला जाता था। वह था महान हर्षवर्धन। अगला क्वेश्चन देखें। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। देखें, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। किसने रोका था, ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, वह था पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय ने, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए। 100 ग्रामों की आय जो है वो दान स्वरूप दिया। तो वह कौन था, वह था हर्षवर्धन, जो 100 गांवों का जो आय थी पूरा दान स्वरूप दे दिया था नालंदा विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन ने। अगला क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है रचना, एक तरफ है रचनाकार। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले है हर्षचरित और कादंबरी। बहुत सुंदर रचनाएं हैं और आती भी हैं, ज़्यादातर ध्यान रखिएगा। तो हर्षचरित और कादंबरी, ये है बाणभट्ट की आत्मकथा। किसकी है, ये बाणभट्ट ने लिखा। हर्षचरित और कादंबरी दोनों बाणभट्ट ने लिखा, ध्यान रखिएगा। नीति शतकम, श्रृंगार शतकम शतक और भक्ति शतक। नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक किसने लिखा, तो ये भर्तृहरि ने लिखा। किसने लिखा, भर्तृहरि ने। अगला सूर्य शतक, यह किसने लिखा, तो सूर्य शतक जो था वो मयूर ने लिखा। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये किसकी पुस्तकें हैं, ये हैं हर्षवर्धन की। ध्यान रखिएगा, खूब इनको रट लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती हैं पुस्तकें। हर्षचरित कादंबरी बाणभट्ट की हो गई, नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक, ये तीनों जो शतक हैं ये भर्तृहरि की हैं। और सूर्य शतक जो है वो मयूर की है। मयूरासन होता है, ध्यान रखिएगा, सूर्य नमस्कार में मयूरासन भी होता है, मयूर की है। अब प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, ये हर्षवर्धन की हैं। तो हमारा ध्यान दीजिए, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था। कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था, किसका नहीं था संबंध, तो देखें, बाणभट्ट का, कालिदास का, भर्तृहरि का, मयूर का। किसका नहीं था, कालिदास का। कालिदास हर्षवर्धन का दरबार में कालिदास का संबंध नहीं था। अगला क्वेश्चन देखें, बाकी बाणभट्ट का था, भर्तृहरि का था, मयूर का था, कालिदास नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखें, हर्षवर्धन ने, कथन है और रीजन दिया गया है, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। रीजन क्या है, हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। तो ध्यान दीजिए, बिल्कुल सही है, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ए नंबर, ए आर दोनों सही हैं। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, बिल्कुल सही है। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया, ये भी बिल्कुल सही है, अर्थात दोनों सही हैं। और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सही सुमेलित है। भैया देखें, अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था, बिल्कुल सही है। कौन सही सुमेलित है, ध्यान रखिएगा, पहले क्वेश्चन को अच्छे से देख लें। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री है, बिल्कुल सही है। सिंहनाद महासेनापति है, बिल्कुल सही है। कुंतल
सेनापति अश्व सेना, बिल्कुल सही है। तो सही क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, सब सही हैं। अवंती जो था हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री था, सिंहनाद महासेनापति था, कुंतल सेनापति था, अश्वसेना जिसका नाम था, मतलब तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखें। किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं? बहुत ही सुंदर कथन है। किसका कथन है? ध्यान दीजिएगा कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी हैं। यह किसने कहा था? ह्वेन सांग ने कहा था, ह्वेन सांग ने कहा था। अगला क्वेश्चन, घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था किसके लिए? घटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग किसके लिए होता था? खेत की सिंचाई के लिए होता था, खेत की सिंचाई के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश हर्षोत्तर काल के स्रोतों में सामान्यतया उल्लिखित हुंडी की प्रकृति को परिभाषित करता है? तो हुंडी की प्रकृति को कौन सा परिभाषित करता है? तो ध्यान दीजिएगा, विनियम पत्र। कौन? विनियम पत्र। प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान दें। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश है जो हर्षोत्तर काल, हर्ष के बाद के स्रोतों में सामान्यतया उल्लिखित हुंडी की प्रकृति को परिभाषित करता है? विनियम पत्र। अगला क्वेश्चन देखें। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ था, एरी पत्ती का अर्थ क्या था? दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ क्या था? जलाशय की भूमि। क्या थी? जलाशय की भूमि को एरी पत्ती कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, हर्ष काल में भू राजस्व की सीमा थी। तो हर्ष काल में जो भू राजस्व की सीमा थी भैया 1/6 से 1/10 थी, मतलब बी नंबर हमारा सही हो जाएगा, 1/6 से 1/10। अगला क्वेश्चन है, मौखर शासकों की राजधानी थी। तो मौखर शासकों की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज थी। मौखर शासकों की राजधानी कौन थी भैया? कन्नौज थी। अगला क्वेश्चन, सियुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? सियुकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? तो ह्वेनसांग से जुड़ा है। किससे? ह्वेनसांग से, डी नंबर सही हो जाएगा। मेरे प्रिय मित्रों, यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इसके अगले टॉपिक में पुनः हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।